द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। जो परिस्थितियां बदली हैं, अंदर तो परिस्थितियां बदली हुई थी और बाहर थर्ड क्वार्टर के परिणामों में उसका प्रकटीकरण हो गया था और फोर्थ क्वार्टर के अंदर भी परिणाम अच्छे आने की संभावनाएं हैं। उसी के कारण बाजार ने इतनी जल्दी करवट बदल ली है और तेजी की ओर अग्रसर हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भयंकर तेजी आएगी, आग लग जाएगी बाजार में या तूफान आ जाएगा, बट मार्केट इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। एफआई ने भी पड़ा बदला। ठीक है, कल माल बेचा उन्होंने 4300 करोड़ का, लेकिन उससे पहले 22,000 करोड़ का माल वो खरीद भी चुके थे और डीआईज की खरीदारी लगातार जारी है। कल 7400 करोड़ का माल डीआईज ने खरीदा है, 4300 करोड़ का माल एफआई ने बेचा है। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, कभी कोई बेचेगा कभी कोई खरीदेगा, मार्केट है। लेकिन अब इस बाजार के अंदर ठीक है, जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करें, अच्छे शेयरों में करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा कैसे तय करें? कहीं जिसको हम अच्छा समझते हैं बाहर से वो कहीं खराब ना निकल जाए। मार्केट में, शेयर बाजारों में पैसा बहुत है। पैसे की, प्रॉफिटेबिलिटी की, रिटर्न की कोई नहीं है। इक्विटी की जो रिटर्न दौड़ है, रिटर्न देने के अंदर जो दौड़ है इक्विटी की, उस दौड़ को दुनिया के अंदर कोई भी आइटम नहीं पकड़ पाया। रियल्टी, गोल्ड एंड इक्विटी, ये तीन चीजें हैं। एफडीआर और बॉन्ड तो ठीक अपनी जगह फिक्स दिखाई दे रहा है जो कुछ हो रहा है उसमें, और वो बहुत कम है। मतलब इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो इन्फ्लेशन बीटिंग हो, गोल्ड बीटिंग हो, रियल्टी बीटिंग टू ऑल हो, मतलब शेयर बाजार में। तो ये सब आपके विजन पर डिपेंड करेगा। आपका जो मैनेजमेंट है, जो विजन मैनेजमेंट है, जो रिसर्च मैनेजमेंट है, वो कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। तो वैसे तो म्यूचुअल फंड भी बहुत फर्स्ट क्लास है। ऑन एन एवरेज अगर स्मॉल कैप का, लार्ज कैप का, मिड कैप का और मल्टी कैप का रिटर्न एवरेज किया जाए वेटेड एवरेज सिस्टम से, तो 16-17% का रिटर्न तो आ जाता है। यानी 4-4.5 साल में पैसा डबल होता है। सिर्फ कंपाउंडिंग से वो बहुत बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फिर भी आदमी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से संतुष्टि नहीं होती है, ग्लैमर फील नहीं होता। वो ग्लैमर नहीं है, वो तो ठीक है जैसे एफडीआर करवा दी उस तरह से है, या आपकी मान लो कोई रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें निरंतर हर महीने आप पैसा जमा करते हैं। इट इज लाइक दैट, है ना। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि मैंने आज हम जो चर्चा करेंगे आज, वो एक ऐसे सेक्टर पे करेंगे जिस सेक्टर ने लोगों को, इन्वेस्टर्स को मालूम माल भी किया है और कंगाल भी किया है। It depends upon the quality of the management and quality of the system of management. कितनी ज्यादा मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी है। बैंकिंग का जो बिजनेस है, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिवोशन, ऑनेस्टी एंड डेलिजेंसी एंड रिजिडनेस। अब आप ये कहेंगे साहब बिजनेसमैन रिजिड हो जाएगा तो ये तो खराब हो जाएगा। नहीं, एक काम में रिजिड रही है और सब जगह फ्लेक्सिबल रही है कि मैं लोन उसी आदमी को दूंगा जो मेरे लोन को लौटा सकता है। अगर इस मामले में कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिजिड है और जो लोनिंग के जो नॉर्म्स फिक्स किए हैं उन पर रिजिड है, स्ट्रिक्ट है, तो मैं आपसे कहता हूं नोबडी कैन, कोई भी उस इंस्टीट्यूशन की नींव को, उस इमारत को हिला नहीं सकता है मतलब। और इस देश में ऐसे बहुत बैंक हैं, बहुत तो नहीं कह सकता, 4 बैंक ऐसे हैं जो चट्टान की तरह से खड़े हैं। चट्टान भी गिर सकती है, वो बैंक नहीं गिर सकते। उनमें से एक बैंक थोड़ा हिला था, लेकिन फाइनेंस जो इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने उसको बहुत जल्दी ठीक कर दिया और एक ऐसे आदमी को उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया हु इज फुल्ली कॉम्पिटेंट, हु इज ए वेरी डायनेमिक मैन, जिसने कंप्लीट रिवाइवल कर दिया उसका। आईसीआई बैंक था वो। एचडीएफसी बैंक के बराबर आता है उसका प्रॉफिट भी, थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं रहा है मतलब। तो चलते हैं कि कौन से ऐसे बैंक हैं
जिनके अंदर बहुत ज्यादा खतरा है। मेरा चर्चा का विषय है, चर्चा का विषय है, पूरा कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा, मैं साबित करके बताऊंगा आपको कि पोजीशन क्या है। पोजीशन ये है, देखिए कि प्राइवेट भी है, सरकारी बैंक भी, मैं दोनों को टेकअप करता हूं। कोई पार्शलिटी नहीं मेरे पास में कि मैं कोई सरकारी से नाराज हूं, प्राइवेट से मेरा कोई ज्यादा लगाव है, ऐसा कुछ नहीं। माई वर्क इज ओनली टू एजुकेट द पीपल्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिंग। तो अब दोस्तों चलते हैं आईडीएफसी बैंक। ग्रोस जो लेटेस्ट डाटा बता रहा हूं आपको, दिसंबर 24 एंडिंग क्वार्टर, आईडीएफसी बैंक में ग्रोस एनपीए है 1.94 और नेट एनपीए है 0.5। इंडसइंड बैंक 2.25% है ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए 0.68 है। आरबीएल बैंक 2.92% है, आरबीएल बैंक 2.92% है ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए 0.53। बंधन बैंक 3.8 है ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए 1.10। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.43 है, ये 0.59 है नेट एनपीए। पंजाब नेशनल बैंक 4.09 है नेट एनपीए, और नहीं, ग्रोस एनपीए 4.09 है, नेट एनपीए 0.41 है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा जो नेट एनपीए है ग्रोस एनपीए का, वो 40% 45% होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ₹1 अगर ग्रोस एनपीए है तो 0.4 से ज्यादा नेट एनपीए नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने ये तालिका बनाई है, इसमें ज्यादातर बैंकों का जो नेट एनपीए नेट एनपीए है वो ग्रोस एनपीए की तुलना में कहीं ज्यादा है, कि ये 0.4 की तुलना में कहीं ज्यादा है। ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि इससे सावधान हो जाइए। इन बैंकों से अपना पैसा रखना या नहीं रखना, इन सब बातों को गंभीरतापूर्वक विचार करके और निर्णय लीजिए। मैं कोई तूफानी गति से ऐसा नहीं करता कि साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। अब मैं आपसे बताता हूँ। ऑन दी अदर हैंड एचडीएफसी बैंक का 1.10 है ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए 0.35 के आसपास है, वही 0.4 के आसपास। आईसीआई बैंक की भी वही पोजीशन है, एक्सिस बैंक की भी वही पोजीशन है, और कोटक बैंक की भी वही पोजीशन। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन मेंटेनिंग द नॉर्म्स, और लोन देने के मामले में इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि लोन लेने वाले को ये पता नहीं, वो अप्रोच ही नहीं कर सकता, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, उसके लोन की फाइल को प्रोसेस कौन करेगा। इनका क्रेडिट मैनेजर सेल अलग है, मार्केटिंग वाले अलग हैं, लोन को डिस्पर्स करने वाले अलग हैं, और बड़े कड़े नॉर्म्स फिक्स कर रखे हैं। इसलिए बैंक जिंदे हैं। यस बैंक क्यों डूबा और आज इंडस बैंक की ये पोजीशन क्यों हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है। अच्छा, अब मैं आपसे बताता हूं पीएसयू बैंकों में का इंडेक्स में पिछले 52 वीक्स में कितनी बड़ी बढ़त आई है। मार्केट डिप्रेस था, पूरे साल ही एक तरह से डिप्रेस रहा है, सितंबर से तो है ही है, उसके बावजूद भी अभी आकर के कितनी बढ़त आई है। प्राइवेट बैंकों का जो निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी प्राइवेट बैंक 52 वीक का लोएस्ट है 22,919, और अभी जो है 25,733 है, यानी 12.27% की बढ़त आई है। निफ्टी इतना ही देता है, ये निफ्टी के हैं सारे, निफ्टी इतनी ही बढ़त देता है, तो वो बढ़त तो आ गई इनके 2-3 महीने में, 2 महीने में आ गई वो तो। और एचडीएफसी बैंक में ग्रोथ नहीं है, फिर भी ग्रोथ की उम्मीद में इतना बढ़ता जा रहा है, अभी ना पूछो मत। आईसीआई बैंक में 12-13% की ग्रोथ है, तो भी बढ़ता जा रहा है। और जो पीएसयू बैंक्स हैं या आरबीएल बैंक है, आईडीएफसी, ये ग्रोथ दिखा है 25% की, लेकिन उसके बावजूद भी इनके शेयर बढ़ते नहीं। उस सब के पीछे कारण है, वो अभी चर्चा करेंगे अपन।
और पीएसयू बैंकों का जो पीएसयू इंडेक्स अलग से और है, मतलब निफ्टी का, उसकी पोजीशन बताता हूं। 52 वीक्स का जो लोएस्ट था, जो हाईएस्ट था वो 8,083 था, और प्रेजेंट जो है लेवल है निफ्टी पीएसयू इंडेक्स का, प्रेजेंट लेवल 6,263 है। ये 22.59% घटा है ये बंदी। तो एक तरफ जहां सरकारी प्राइवेट बैंक, बड़े बैंक जो नामी बैंक हैं, उनमें ग्रोथ कम होने के बावजूद भी उनका जो प्राइसिंग है वो बढ़ा है, शेयर प्राइस बढ़ा है। लेकिन जो प्राइवेट सरकारी बैंक है उनके अंदर प्रॉफिट बढ़ा है, उसके बावजूद भी उनकी शेयर प्राइस डाउन आई है। मतलब ये क्या प्रदर्शित करता है कि ढोल में पोल है कुछ ना कुछ। तो चाहे नेट एनपीए कितना भी बता दें कम करके, लेकिन सच्चाई सामने नहीं। मेरी किसी भी आदमी से कोई नाराजी नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन से कोई नाराजी नहीं। हर कंपनी, हर वो कंपनी इन्वेस्टर की डार्लिंग है जो उसको पैसा दे सकती है, उसके रिटर्न पे इन्वेस्टमेंट दे सकती है। तो अब मैं आपसे बताता हूं कि दिस इज दी पोजीशन। आप देखिए कि सरकारी बैंकों का, जहां ये बिल्कुल गर्त में चले गए थे, तो इस सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ रुपए के एनपीए थे इसमें। एनपीए फिर होना शुरू कर दिए, वो रेगुलर प्रोसेस है, वो एनपीए होंगे। लेकिन इतने जो बड़े ग्रोस एनपीए हैं, 2-2, 3-3, 4-4% के, इन एनपीए को 2 से 2.5% या 2 से 3% का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उससे ये कैसे बचा पाएंगे बैंक को? मतलब एक झटके में धराशायी हो जाते हैं। मतलब इनमें कैसे शेयर होल्डर्स को अप्रिसिएशन आएगा? और सरकारी बैंकों की इक्विटी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, 3-3, 4-4 हजार करोड़ की। सेंट्रल बैंक की जो पेड अप इक्विटी कैपिटल है वो 9,000 करोड़ है। यूको बैंक की पेड अप कैपिटल भी काफी लंबी है, और ये कैनरा बैंक और ये जो पीएनबी बोब, ये भी 3-3 हजार की इक्विटी हो, क्योंकि ये सस्ते रेटों के ऊपर ओएफएस लाते रहे, इक्विटी बढ़ाते रहे, सब्सक्राइब। वो जो बैंक के जो नॉर्म्स हैं कैपिटल फॉर्मेशन के, वो है, वो नॉर्म्स में ना भूल रहा हूं अभी नाम उसका, उसको पूरा करने के चक्कर में इन्होंने जारी किया, बैंक में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए जारी किया ये जो क्यूआईबी प्लेसमेंट ला रहे हैं, अभी भी ला रहे हैं कईयों में। तो आप एक तो किसी शेयर को 2,000 रुपये में जारी करो, और एक किसी शेयर को आप 50 रुपये में आईपीओ वो ओएफएस लेके आओ, ओएफएस लाओ या क्यूआईबी प्लेसमेंट लेके आओ, तो इससे इक्विटी बहुत बढ़ जाती है, तो कंपनी की अर्निंग पर स्ट्रेस आता है। एक तरफ तो आपका एनपीए बढ़ेगा, दूसरी तरफ आपकी अर्निंग पर लार्ज कैपिटल के कारण स्ट्रेस है, क्योंकि डिवीजन ज्यादा होगा उसका। ऐसी सूरत में मेरे हिसाब से आप इन सब चीजों पे विचार करें। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बेचने खरीदने का राय देना मेरा काम नहीं। मेरा काम तो एजुकेट करना है, सच्चाई से आपको अवगत करवाना है। तो दैट्स ऑल दोस्तों, संभल के काम करें आप लोग सब। आपकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपकी पूंजी सुरक्षित रहे और आपको अप्रिसिएशन मिले शेयर बाजारों में। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं कि घटिया शेयर में पैसा क्यों रखें जब बढ़िया शेयर उपलब्ध है। भाई ऐसा तो है नहीं कोई राशन से कोटे से मिलता हो वो शेयर बढ़िया। अच्छी कंपनी के शेयर में जो ग्रोविंग है, सेफ है, क्लीन बैलेंस शीट है, हम पैसा उसमें रखना चाहिए। हम गंदे में क्यों रखें? हम गंदगी में पैर क्यों डालें जब हमको रास्ता हमको वॉकिंग के लिए, चलने के लिए एक साफ और सुथरा सुंदर रास्ता अवेलेबल है। या तो हम कीचड़ में फंस जाएंगे, हमारे कपड़े गंदे होंगे, छींटे लगेंगे, स्लिप हो सकते हैं, रिपट सकते हैं, हड्डी टूट सकती है। तो ऐसी जगह हम क्यों जाएं? मैं हमेशा से कहता हूं, why should I keep my money near the question mark? Why should I not remain there where the road is clean, highway is clean, the beauty is there, peace is there, growth is there? तो सबसे बड़ी बात यही है कि घटिया बैंकों से निकल जाना चाहिए, प्रिंसिपल ये कह रहा है, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है। आप देखिए बैंक का मैनेजमेंट भी चाहे कितना भी ईमानदार हो, लेकिन अगर वो लोन देते समय बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है तो एनपीए बढ़ते चले जाएंगे।
इसलिए बैंकिंग बिजनेस में, फाइनेंस बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है। HDFC बैंक में आदित्य पुरी जैसे लोग और संदीप बख्शी जैसे लोग जो है बहुत सख्त हैं, इसीलिए बैंक बचे हैं। और अभी जो जगदीशन साहब है HDFC बैंक में, ही इज मोर स्ट्रिक्ट देन आदित्य पुरी साहब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, आज बंधन बैंक है घटता चला जा रहा है, RBL बैंक है घटती चली जा रही है प्राइसेस। दिस इज ऑल ड्यू टू द लैक ऑफ द मैनेजमेंट। IDFC बैंक 106 रुपए जाकर के आ गए, 55 रुपए उठ नहीं पा रहा, बिकॉज जो दिखाई दे रहे हैं NPA हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि बाजार के जो क्लोज सर्किल्स हैं उनको सच्चाई मालूम है। मतलब तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही रहने देते हैं आज। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।